Good morning, students. Have a nice day. I think all of you feeling well. एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको पराशरण कितने प्रकार का होता है और पराशरण का क्या महत्व है, इन बिंदुओं पर आपसे हमने चर्चा की। हमने आपको बताया कि पराशरण जो है दो प्रकार का होता है, एक बाह्य पराशरण और दूसरा होता है अंतः पराशरण। बाह्य पराशरण में हमने आपको बताया जब किसी पादप कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है तो उस कोशिका से जल के अणु या विलायक के अणु बाहर निकलते हैं, जिसे बाह्य पराशरण कहते हैं। इस क्रिया के दौरान जब कोशिका से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं तो आपको बताया वो कोशिका कैसी हो जाती है, शिलत हो जाती है। शिलत का मतलब है उसका जीव द्रव होता है वो सिकुड़ जाता है। ठीक है। दूसरा आपको बताया था अंतः पराशरण। जब किसी पादप कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखा जाता है तो उस कोशिका में जल के अणु या विलायक के अणु कोशिका के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, जिससे कोशिका क्या हो जाती है, फूल जाती है, स्फीत हो जाती है, जिस क्रिया को क्या कहा जाता है, अंतः पराशरण कहा जाता है। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है जीवद्रव कुंचन, प्लाज्मोलाइसिस। इस पर हालांकि हम पिछले कक्षा में भी आपसे चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जीवद्रव कुंचन क्या है। जब किसी पादप कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है, जब किसी पादप कोशिका को किस में रखा जाता है, अति पराशरी विलयन में रखा जाता है, तो जल के अणु, तो उस कोशिका से जल के अणु, ठीक है, क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अर्थात हम यहां पर कह सकते हैं जब किसी पादप कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है तो जल के बहिर्पराशरण के कारण उस कोशिका का जीव द्रव क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इस क्रिया को जीव द्रव कुंचन कहते हैं। अर्थात इस क्रिया के दौरान या इस जीव द्रव कुंचन की क्रिया के दौरान पादप कोशिका के अंदर जो जीव द्रव होता है वो कैसा हो जाता है, शिलत हो जाता है। शिलत का अर्थ है कि उसका जीव द्रव क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है। देखिए, उसके पश्चात हमने आपसे बात की थी जीव द्रव विकुंचन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ठीक है, डी प्लाज्मोलाइसिस। देखिए, डी प्लाज्मोलाइसिस क्या है, इस पर भी हमने आपसे बात की। हमने बताया कि जब किसी पादप को अल्प पराशरी विलयन में रखा जाता है, अर्थात ध्यान से सुनना है, ये पादप कोशिका वो नहीं है, यानी कि ये क्या चीज है, ये कोशिका जो थी, जो हमने जीवद्रव कुंचन की आपने पढ़ी थी, ठीक है, यानी कि प्रारंभिक जीवद्रव कुंचित कोशिका। कौन सी? प्रारंभिक जीवद्रव कोशिका या जीवद्रव कुंचित कोशिका को, ये प्रारंभिक जीवद्रव कुंचित कोशिका क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने आपको जीवद्रव की परिभाषा आपको बताई थी जीवद्रव कुंचन की, कि जब किसी पादप कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है तो इस पादप कोशिका से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, जिससे इस पादप कोशिका के अंदर जीवद्रव क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है, संघनित अवस्था में आ जाता है, उसे अति पराशरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जीवद्रव कुंचन कहते हैं। इस जीवद्रव कुंचन में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ये प्रारंभिक जीवद्रव कुंचन की कोशिका को किसमें रख दिया जाए, अल्प पराशरी विलयन में रख दिया जाए। प्रारंभिक जीवद्रव कुंचित कोशिका को किसमें रखा है हमने,
अल्प परासनी विलयन में रखा जाता है। तो इस कोशिका का जो संघनित जीवद्रव होता है वो अपने पूर्ववत अवस्था के अंदर आ जाता है, जिस क्रिया को जीवद्रव विकुंचन कहते हैं। कल भी मैंने आपको बताया जीवद्रव कुंचन में क्या है कि कोशिका के अंदर से जल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाए तो जीवद्रव कुंचन कहलाता है। और जीवद्रव विकुंचन जब कोशिका के अंदर वो प्रारंभिक जीवद्रव कुंचित कोशिका में पुनः जल क्या है प्रवेश करने लग जाए तो क्या है, कोशिका स्फीत हो जाती है, अर्थात वो उनमें उस कोशिका कैसी हो जाती है, फूल जाती है, जिस क्रिया को जीवद्रव्य विकुंचन कहा जाता है। इन दोनों बिंदुओं पर भी मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्या कर ली थी, चर्चा कर ली। आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे, आज जो हम इस वीडियो के अंदर आपसे बात करने जा रहे हैं वो है हमारा मेन टॉपिक जीवद्रव्य कुंचन प्रक्रिया का, जीवद्रव कुंचन प्रक्रिया का प्रायोगिक प्रदर्शन, प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। ओके, सो डियर स्टूडेंट, आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो आपको हम बता चुके हैं। किस पे बात करने जा रहे हैं कि भैया जीवद्रव कुंचन का आज का जो मेन टॉपिक है, हमने आज का टॉपिक लिख रहे हैं जीवद्रव्य कुंचन का प्रायोगिक प्रदर्शन। देखिए भैया, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है। 12th बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट है, मेजर एक्सपेरिमेंट है, उस बॉटनी के मेजर एक्सपेरिमेंट में ये दिया हुआ है कि जीवद्रव कुंचन का प्रायोगिक प्रदर्शन का अध्ययन करना, ठीक है, प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। अब देखिए किस तरीके से इसका एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। सबसे पहले क्या है कि हम एक पौधा लेंगे जिसका नाम है रोयो डिस्कलर, जिसको आप लोग ट्रेडेस्केंसिया भी कह सकते हैं। क्या नाम है पौधे का? रोयो डिस्कलर, रोहियो डिस्कलर। ये रोयो डिस्कलर नाम का एक पौधा है, ठीक है। या हम रोयो डिस्कलर का पौधा न लें तो ट्रेडेस्केंसिया, ठीक है, ट्रेडेस्केंसिया, स्कैंसिया। देखिए रोयो डिस्कलर की पत्ती या ट्रेडेस्केंसिया जो पौधा होता है उसकी पत्ती लेते हैं। क्या लेते हैं? पत्ती ली जाती है, ठीक है। किसका अध्ययन करने जा रहे हैं? जीवद्रव कुंचन प्रक्रिया का प्रायोगिक प्रदर्शन का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम रोयो डिस्कलर जो पादप है उसकी पत्ती को क्या है लेते हैं, और पत्ती की जो निचली अधिचरम है, ये ऊपरी अधिचरम है, ये निचली अधिचरम है, ठीक है। तो पत्ती की जो निचली अधिचरम होती है, ठीक है, जैसे हमने ये पत्ती है, ठीक है भैया, ये पत्ती है, और पत्ती की जो निचली सतह होती है उस निचली सतह पर हम तिरछा, ठीक है, उसको तिरछा काटते हैं। कैसे काटते हैं? उसको तिरछा काटते हैं। जब उसको तिरछा काटा जाता है, ठीक है, तो काटने के दौरान क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़े हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, रोयो डिस्कलर या ट्रेडेस्केंसिया की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, पत्ती की जो निचली अधिचरम होती है, लोअर एपिडर्मिस होती है, उस लोअर एपिडर्मिस को काट करके क्या कर लिया जाता है? अलग कर लिया जाता है। अब लोअर जो निचली अधिचरम होती है, निचली पत्ती की जो निचली अधिचरम है उसको हमने क्या किया है? पत्ती से काट लिया है, चाकू से काट लिया है, ठीक है। और काटने के बाद उसके जो टुकड़े प्राप्त होते हैं, ठीक है, उस टुकड़े को हम प्राप्त कर लेते हैं, टुकड़े को लेते हैं, और उस टुकड़े को मान लीजिए ये टुकड़ा हमें प्राप्त हुआ है, तो इस टुकड़े के भी हम क्या कर लेंगे? 2 टुकड़े कर लेंगे, ठीक है। कितने टुकड़े कर लेंगे? इस अधिचरम के हम कितने टुकड़े करेंगे? 2 टुकड़े कर लेते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि इस अधिचरम की जो कोशिका होती है,
इस अधिचरण की जो कोशिका होती है वो आपको बैंगनी रंग की क्या है दिखाई देगी। ये कैसे दिखाई देगी? बैंगनी रंग की आपको दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? बैंगनी रंग की दिखाई देगी। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। एक हमने यहां पे पेट्री डिश लिया है, ये पेट्री डिश है, ठीक है। इस पेट्री डिश में हमने क्या भर लिया है? जल भर लिया है, ठीक है। तो एक टुकड़े को, तो इस वाले टुकड़े को तो हमने पेट्री डिश के अंदर भरा हुआ जल के अंदर क्या है उसको डाल दिया जाता है। और दूसरी पेट्री डिश है, ये दूसरी पेट्री डिश है, ठीक है। और इस दूसरी पेट्री डिश के अंदर हम चीनी का घोल भर लेते हैं। किसका घोल भर लिया जाता है? चीनी का घोल भर लिया जाता है। और इस चीनी के घोल के अंदर ये दूसरा जो अधिचरण का टुकड़ा है, उस दूसरे अधिचरण के टुकड़े को क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है। ये पेट्री डिश फर्स्ट हो गई, ये पेट्री डिश कौन सी हो गई? सेकंड हो गई। बात समझ आ रही है आपको? तो अधिचरण के एक टुकड़े को तो हमने जल में डाल दिया है और दूसरे अधिचरण के टुकड़े को किस में डाल दिया है? चीनी के घोल के अंदर क्या है हमने उसे डाल दिया। यहां तक बात आपकी क्लियरली समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ समय पश्चात, ठीक है, कुछ समय के लिए इन दोनों पेट्री डिशों को रखे रखते हैं, ठीक है। और कुछ समय पश्चात जो पानी में रखी हुई, ध्यान से सुना है, कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि पानी में रखी हुई जो पानी के अंदर रखा हुआ जो अधिचरण होती है, पानी में रखी हुई जो अधिचरण होती है, इस अधिचरण को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। पानी में रखी हुई इस अधिचरण को किसकी सहायता से देखते हैं? माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। जब इसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है, ठीक है, जल में रखी हुई निचली अधिचरण को, तो आप देखिए इसको, इसकी कोशिका आपको किस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। उसको हम यहाँ पे डायग्राम के जरिए आपको दिखा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर इस पादप कोशिका, इस अधिचरण की जो कोशिका होती है उसके अंदर क्या है? जल प्रवेश कर जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जल में रखी हुई जो अधिचरण होती है, ठीक है, उसको जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो देखने पर हमें पता लगता है कि इसकी कोशिका क्या हो जाती है? फूल जाती है। अर्थात इसकी कोशिका कैसी हो जाती है? ये स्फीत अवस्था भी बोला जाता है। इसकी कोशिका कौन सी अवस्था में आ जाती है? स्फीत अवस्था के अंदर आ जाती है। कौन सी अवस्था में आ जाती है? स्फीत अवस्था के अंदर आ जाती है। अर्थात कोशिका यहां पर क्या हो गई है? स्फीत हो गई है। अब हम क्या करते हैं, ये दूसरे पेट्री डिश में हमने चीनी का घोल लिया है, इसको भी कुछ देर के लिए रखा और रखने के पश्चात हमने क्या किया, इस चीनी के घोल में रखी हुई जो अधिचरण होगी इसको हमने निकाला और माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा। जब माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है तो आप देखिए इसकी जो पादप कोशिका होती है, इसकी ये पादप कोशिका है और इस पादप कोशिका में आप देखेंगे कि यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या है कि जो कोशिका होती है उसके अंदर जीव द्रव कैसा हो जाता है? इस तरीके से संकुचित हो जाता है। तो ये जीव द्रव कैसा हो जाता है? यहाँ पे संकुचित हो गया है। अर्थात कोशिका कौन सी अवस्था में आ जाती है? सलथ अवस्था में आ जाती है। सलथ का मतलब है पिचक जाना। अगर हम अपनी सामान्य भाषा में बोले तो सलथ का अर्थ होता है पिचकना, ठीक है। तो आपने देखा रोयो डिस्कलर या ट्रेडिस्केंसिया की पत्ती का एक्सपेरिमेंट आपने यहां पर देखा है। तो यहां पर जब क्या है, जिस अधिचरण को, ठीक है, अधिचरण के टुकड़े को जल में रखा जाता है उसकी कोशिका कैसी हो जाती है? फूल जाती है, स्फीत अवस्था में आ जाती है। और जिस अधिचरण के टुकड़े को चीनी के घोल में रखा जाता है तो उसको हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसकी कोशिका कैसी अवस्था में आ जाती है? सिलत अवस्था में आ जाती है। और इस कोशिका के मध्य में जो बैंगनी रंग होता है, इस कोशिका के मध्य में बैंगनी रंग जो होता है वो कैसा हो जाता है? संघनित हो जाता है। और ये बैंगनी रंग का संघनित जीव द्रव हमें क्या है? दिखाई देता है। अर्थात ये किसको दर्शाता है? ये जीव द्रव्य किसको दर्शा रहा है? ये किसको दर्शा रहे हैं? ये दोनों प्रक्रियाएं।
यहाँ पर ये जो प्रक्रिया होती है ये तो किसको दर्शा रही है, जीवद्रव विकुंचन को दर्शाती है। अर्थात जब रोइयो डिस्कलर, ध्यान से सुनिएगा, रोइयो डिस्कलर जो है उसकी पत्ती के टुकड़े को किसमें रखा जाता है, जल के अंदर रखा जाता है, तो ये तो किसको दर्शाती है, जीवद्रव विकुंचन को दर्शाती है। और जब रोइयो डिस्कलर के निचली अधिचरण के टुकड़े को चीनी के घोल में रखा जाता है, तो चीनी के घोल में रखने पर इसकी कोशिका जो होती है वो शिलत अवस्था में आ जाती है। अर्थात यहाँ पर जीवद्रव जो होता है वो कैसा हो जाता है, संकुचित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर हम क्या है, कोशिका को क्या देख सकते हैं, कोशिका के जीवद्रव को सिकुड़ते हुए शिलत अवस्था में होते हुए यहाँ पर हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। अर्थात आपने देखा कि ये किसको दर्शा रहा है, ये एक्सपेरिमेंट जीवद्रव कुंचन को दर्शाता है। ये किसको दर्शा रहा है, जीवद्रव विकुंचन को क्या है, दर्शाता है। जीवद्रव कुंचित जो अधिचरण होती है, ये जीवद्रव कुंचित अधिचरण है। यदि इसको पुनः हम किसमें रख दिया जाए, इस कोशिका को पुनः किसमें रख दिया जाए, शुद्ध जल के अंदर रख दिया जाए, तो शुद्ध जल में रखने पर इसके अंदर जल क्या होगा, पुनः इस जीवद्रव के अंदर प्रवेश करेगा और प्रवेश करने पर ये पुनः कैसी अवस्था में आ जाएगा, इसकी कोशिका या इसका जीवद्रव, कोशिका का जीवद्रव पुनः स्फीत अवस्था में आ जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जीवद्रव विकुंचन की क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं, जीवद्रव विकुंचन की क्रिया कहते हैं। एक बार फिर एक्सपेरिमेंट को मैं आपको दौरान करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि जीवद्रव कुंचन का प्रायोगिक प्रदर्शन करने के लिए अध्ययन करने के रोइयो डिस्कलर या ट्रेडिस्कंसिया की पत्ती का जो निचली अधिचरण होती है उसको काटा जाता है। काटने के बाद उसके टुकड़े को लिया जाता है, टुकड़े को दो भागों में क्या कर लिया जाता है, बांट लिया जाता है। एक टुकड़े को ठीक है जल के अंदर रखा जाता है, दूसरे टुकड़े को चीनी के घोल के अंदर रखा जाता है। कुछ समय के लिए इस एक्सपेरिमेंट को रखा जाता है। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं, ठीक है, जिस रोइयो डिस्कलर की पत्ती के टुकड़े को जल में रखा जाता है उसे हम निकाल करके माइक्रोस्कोप में लगा करके देखते हैं, तो उसकी कोशिका का जीवद्रव कैसा हो जाता है, स्फीत हो जाता है। अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं कि कोशिका के अंदर क्या हो गया है, जीवद्रव विकुंचन का हम यहाँ अध्ययन कर सकते हैं। परंतु जिस रोइयो डिस्कलर की पत्ती के दूसरे टुकड़े को हमने किसमें डाला था, चीनी के घोल में रखा था, ठीक है, चीनी के घोल में रखा था, उसको हम किस में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो उसकी कोशिका के अंदर जो जीवद्रव होता है, बैंगनी रंग का जो जीवद्रव होता है वो कोशिका के मध्य में क्या हो जाता है, संकुचित रूप में हमें क्या होता है, दिखाई देता है, जो कि हमें किसको दर्शाता है, जीवद्रव कुंचन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये किसको दर्शाता है, जीवद्रव कुंचन को क्या करता है, दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। इस जीवद्रव कुंचित अधिचरण को, ठीक है, इस जीवद्रव कुंचित अधिचरण को यदि पुनः किसमें रखा जाए, शुद्ध जल में रखा जाए, तो शुद्ध जल में रखने पर ये जो जीवद्रव कुंचित अवस्था में था, इस कोशिका का जो जीवद्रव कुंचित अवस्था में था वो पुनः उसके अंदर जल क्या करता है, अर्धपारगमन झिल्ली द्वारा प्रवेश करता है, जिसके फलस्वरूप ये कोशिका पुनः कैसी हो जाती है, स्फीत हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, जीवद्रव विकुंचन कहते हैं। यह है हमारा जीवद्रव कुंचन का प्रायोगिक प्रदर्शन और ये आपका एक्सपेरिमेंट, आप इसको हम आपको प्रैक्टिकल में भी आपको कराते हैं। ठीक है, अब हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहे हैं और वो है हमारा अंतः शोषण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इम्बिशन। देखिए अंतः शोषण क्या है, इस पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारा अंतः शोषण। कौन सा टॉपिक है बेटा, अंतः शोषण के नाम से उसे जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अंतः शोषण के नाम से उसे हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है,
देखिए अंतः शोषण को इंग्लिश में बोलते हैं इम्बिशन, अंतः शोषण को इम्बिशन कहते हैं। देखिए तो अंतः शोषण का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्बिशन? आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों के अंदर जब हमारे दरवाजे या खिड़कियां जो होती हैं वो पानी में यदि भीग जाती हैं, ठीक है, या हमारी चारपाई जो होती है जो रेशों से बनी हुई होती है, वो चारपाई, ठीक है, पानी के कारण क्या होती है, वो लकड़ी के दरवाजे खिड़कियां चारपाई जो होती है वो पानी के कारण क्या हो जाती है, फूल जाती है। अर्थात बरसात के समय में जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, वो फूल जाती हैं, ठीक है, जिससे क्या है कि बारिश के दिनों में वो दरवाजे और खिड़कियां क्या नहीं हो पाती हैं, बंद नहीं हो पाती। उनको बंद करते हैं तो हमें ज्यादा बल लगाना पड़ता है, अधिक बल लगाना पड़ता है। कई बार हम बोलते हैं कि भैया ये दरवाजे खिड़कियां क्या है भैया, अकड़ गए हैं, ऐसा इस शब्द का हम कई बार क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि जल है, ठीक है, ये मान लीजिए एक दरवाजा है, हमने आपको एक दरवाजा बना करके दिखाया, जैसे ये एक दरवाजा है, ठीक है, इस तरीके से ये एक दरवाजा है, आप देख रहे हो, ठीक है, और ये दरवाजा पानी के अंदर बारिश के दिनों में भीग रहा है। चलो भीग भी नहीं रहा है तब भी क्या होता है, वायुमंडलीय आर्द्रता के कारण, किसके कारण, वायुमंडलीय आर्द्रता के कारण ये लकड़ी जो होती है, लकड़ी कैसी होती है, ठोस अवस्था में होती है, लकड़ी कैसी होती है, ठोस अवस्था में होती है। तो ये लकड़ी क्या काम करती है, उस ठोस लकड़ी के द्वारा उस जल को या वायुमंडलीय आर्द्रता को क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, जिस क्रिया को क्या कहते हैं, अंतः शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः शोषण कहते हैं। अंतः शोषण की परिभाषा क्या हुई कि ऐसी क्रिया, अंतः शोषण की परिभाषा ऐसी क्रिया जिनमें कोलाइडी पदार्थ, ठीक है, तथा सूखे ठोस पदार्थ, ऐसी क्रिया जिनमें कोलाइडी तथा सूखे ठोस पदार्थ द्वारा जल का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। ऐसी क्रिया जिसके द्वारा कोलाइडी तथा सूखे ठोस पदार्थ, अब ये लकड़ी क्या है, जो हमारे दरवाजे बने हैं, खिड़कियां बनी हुई है, वो लकड़ी से तो बनी हुई है। तो ये सूखे जो ठोस पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अंतः शोषण कहते हैं। अर्थात ऐसी क्रिया जिनमें कोलाइडी तथा सूखे ठोस पदार्थ जल का अवशोषण करते हैं या जल का अवशोषण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अंतः शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अंतः शोषण कहते हैं। ये पहली परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम दूसरी परिभाषा पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। कौन सी परिभाषा पर, दूसरी परिभाषा पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि ये एक ठोस पदार्थ है लकड़ी, और इस ठोस पदार्थ के अंदर क्या होता है, कण होता है। ये लकड़ी है वो कैसा है, ठोस पदार्थ है। लकड़ी कैसी होती है, ठोस होती है, और इस ठोस पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से क्या है, बनी होती है, ठीक है। तो इस ठोस लकड़ी के अंदर क्या है, कण होते हैं, और इन कणों के द्वारा वर्षा का जो जल होता है, उस वर्षा के जल को ये बिना विलयन बनाए हुए उनको, उस वर्षा के जल को बिना विलयन बनाए हुए ही क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। उस क्रिया को क्या कहते हैं, अंतः शोषण कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ के ठोस कण, किसी पदार्थ के ठोस कणों के द्वारा, किसी पदार्थ के ठोस कणों के द्वारा, ठीक है, किसी द्रव को बिना विलयन बनाए हुए अवशोषण करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, अंतः शोषण कहते हैं। पहली परिभाषा जो भी आपको अच्छी लगे वो परिभाषा आप याद कर सकते हैं। ऐसी क्रिया जिनमें कोलाइडी तथा सूखे पदार्थों द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, उसे अंतः शोषण कहते हैं।
दूसरी परिभाषा, किसी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा, कौन से पदार्थ कणों द्वारा, किसी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा किसी द्रव का बिना विलयन बनाए हुए अवशोषण को ही क्या कहा जाता है, अंतः शोषण कहा जाता है। वास्तव में अंतः शोषण को अधिशोषण भी कहा जाता है। अंतः शोषण को क्या कहा जाता है, अधिशोषण भी कहा जाता है, क्योंकि अंतः शोषण एक फेमस शब्द है, इसलिए कई बार बच्चे जो होते हैं वो अधिशोषण को ध्यान नहीं रखते। इसलिए वास्तव में जो अवशोषण होता है, इस प्रकार का जो अवशोषण होता है, इस प्रकार के अवशोषण को क्या कहा जाता है, अधिशोषण भी क्या है, कहा जाता है। अधिशोषण को इंग्लिश में कहते हैं एडसोर्प्शन, ADSORPTION, एडसोर्प्शन, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं अधिशोषण। क्या कहते हैं, अधिशोषण कहा जाता है। अब देखिए, पादप की जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, पादप की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें 3 स्तर होते हैं। एक होता है प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है सेकेंडरी सेल वॉल के नाम से जानते हैं। तीसरी जो होती है उसको टर्सरी सेल वॉल के नाम से जानते हैं। हमने 11th क्लास में आपको बताया कि टर्सरी जो सेल वॉल होती है वो मेजरली जिम्नोस्पर्म प्लांट में पाई जाती है, और आवर्तवीजी पादपों में केवल ज्यादातर प्राइमरी सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल ही उसमें क्या है, पाई जाती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीय कोशिका भित्ति ही किसमें पाई जाती है, आवर्तबीजी पादपों में पाई जाती है। बस समझ में। अब आपको बताते हैं, ये प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीय कोशिका जो भित्ति होती है ये किससे बनी होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, और किससे बनी होती है, पैक्टिन से बनी होती है। प्राथमिक और द्वितीय कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है, जो कैसी होती है, जल स्नेही होती है। ठीक है, जो कैसी होती है, ये जो प्राथमिक और द्वितीय कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है। इस कारण से प्राथमिक और द्वितीय कोशिका भित्ति कैसी होती है, जल स्नेही होती है, हाइड्रोफिलिक होती है। ठीक है, कैसी होती है, जल स्नेही होती है, जो बहुत अधिक मात्रा में जल का क्या कर लेती है, अवशोषण करती है। जो जल का क्या करती है, बहुत अधिक मात्रा में क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। अब बात करते हैं अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिंग द इम्बिशन। ठीक है, तो अंतः शोषण को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए बात करते हैं अंतः शोषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अंतः शोषण को प्रभावित करने वाले कारक, अंतः शोषण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, अंतः शोषण को कौन कौन से कारक हैं वो सर्वाधिक रूप से प्रभावित करते हैं। नंबर 1, तापक्रम। ठीक है, टेम्परेचर किस तरीके से, टेम्परेचर किस तरीके से अंतः शोषण को प्रभावित करता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, जैसे आप देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा फैक्ट बता रहा हूं। देखिए, वायुमंडलीय तापक्रम बहुत अधिक है। तापक्रम जब अधिक होगा तो आपको बता दूं, जो लकड़ी होती है, ठीक है, तो वो भी गर्म होती है, उसका भी टेम्परेचर अधिक होता है, तो वो ज्यादा जल को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। वायु, वर्षा की जल को या वायुमंडलीय जो आर्द्रता होती है उसको, नमी जो होती है उसको क्या करती है, अधिक मात्रा में क्या करती है, अवशोषित करती है। इसलिए तापक्रम अगर अधिक होगा तो अंतः शोषण भी कैसा होता है, अधिक होता है। दूसरा है अंतः शोषण की बनावट। ये बनावट पर निर्भर करता है कि उसकी बनावट कैसे, लकड़ी की है जो बनावट है, दरवाजे की या खिड़कियों की बनावट है, वो उस पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो अंतः शोषण को एक तो तापक्रम प्रभावित करता है, और दूसरा अंतः शोषण को प्रभावित जो करता है वो उस पदार्थ की, ठीक है, बनावट,
ठीक है, स्ट्रक्चर पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है। दूसरा है बंधुता, कि उनके बीच उस लकड़ी के और जल के बीच में बंधुता कैसी है। ठीक है। लकड़ी कई प्रकार की होती है। ठीक है। कुछ लकड़ियां बहुत अधिक मात्रा में जल का अवशोषण करती है, तो कुछ ऐसी भी होती हैं जो जल का बहुत कम अवशोषण करती है। तो वो क्या होती है, बंधुता और जल विभव पर, जल विभव का जो अंतर होता है। ठीक है। बंधुता और जल विभव पर क्या करती है, बंधुता और जल विभव के अंतर पर क्या करती है, निर्भर करती है। जल विभव और बंधुता और जल विभव के अंतर पर क्या करती है, निर्भर करती है। अंतः शोषण को ये 3 कारक प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं। नंबर 1 तापक्रम, नंबर 2 बनावट, नंबर 3 बंधुता और जल विभव का अंतर। ये 3 कारक क्या करते हैं, सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। सबसे अंतिम टॉपिक पर हम बात करते हैं अंतः शोषण का महत्व। अंतः शोषण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इम्बिशन। इंपॉर्टेंस ऑफ इम्बिशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। देखो भाई, अंतः शोषण का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ इम्बिशन। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट पे आपसे बात करने जा रहा हूं, वो सुनिए। देखिए, बीजों का अंकुरण के समय, बीजों का क्या होता है, अंकुरण होता है। और बीजों के अंकुरण के समय, पहला पॉइंट मैं आपसे बात करता हूं कि बीजों का जब अंकुरण होता है, ठीक है, जैसे हमने ये आपको चने का बीज बना के दिखा रहे हैं, ये क्या है, बीज होता है। ठीक है। ये बीज होता है और इस बीज को हमने मृदा में क्या कर दिया है, रोपित कर दिया है। मृदा में जब इसको रोपित कर दिया जाएगा तो इस बीज का क्या होगा, अंकुरण होगा। और अंकुरण के समय बीजों का क्या होता है, स्फुटन में क्या होता है, ये सहायक होता है। ठीक है। कौन, अंतः शोषण। क्योंकि ये बीज जो है उसको मृदा में बोया जाता है, तो मृदा में उपस्थित जो नमी होती है वो इस सूखे बीज के द्वारा क्या कर ली जाती है, ग्रहण कर ली जाती है। और जब सूखे बीज के द्वारा जब ये नमी ग्रहण कर ली जाती है, ठीक है, मृदा की नमी को जब ग्रहण कर लिया जाता है तो इस बीज के अंदर क्या होता है, स्फुटन होता है। ठीक है। और स्फुटन होने के पश्चात इस बीज में क्या होता है, अंकुरण की क्रिया प्रारंभ होती है। इसलिए पहला पॉइंट हो गया बीजों के अंकुरण के समय। ठीक है। बीजों के स्फुटन की क्रिया में क्या है, अंतः शोषण क्या होता है, सहायक होता है। दूसरा पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि अंतः शोषण की क्रिया द्वारा ही ये जो अंकुरित बीज होते हैं, ठीक है, बीजों यानी कि अंतः शोषण की क्रिया के द्वारा ही अंकुरित जो बीज होते हैं, उन अंकुरित बीजों के द्वारा क्या किया जाता है, जल का अंतः शोषण किया जाता है या जल का अधिशोषण किया जाता है। तीसरा बिंदु हम बात करते हैं जो शुष्क फल होते हैं। क्या होते हैं, शुष्क फल होते हैं। और दूसरी कौन होती है, बीजाणुधानियां होती हैं, लघु बीजाणुधानी होती है। शुष्क फलों का स्फुटन हो चाहे क्या हो, बीजाणुधानियों का स्फुटन हो। ठीक है। तो शुष्क फल और बीजाणुधानियों का स्फुटन जो होता है वो भी अंतः शोषण के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है, अंतः शोषण के द्वारा होता है। और सबसे अंतिम बिंदु पर हम बात कर रहे हैं, चौथे बिंदु पर, कि नए पादपों को जो पुनर्जीवन प्राप्त होता है, नए पादपों को जो पुनर्जीवन प्राप्त होता है या पुनर्जीवन की जो क्रिया होती है उसमें जल स्नेही कोलाइडल की उपस्थिति के कारण ही होता है। अर्थात कई पादपों को जो पुनर्जीवन की क्रिया में, पुनर्जीवन की जो क्रिया प्राप्त होती है, पुनर्जीवन उनको प्राप्त होता है, तो उस पुनर्जीवन की क्रिया में जल स्नेही कोलाइडल की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है। ये हमने आपसे अंतः शोषण के 4 महत्वों पर आपसे क्या कर लिया है, चर्चा कर ली। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं कि बीजों के अंकुरण के समय, ठीक है, ये किसकी क्रिया में सहायक होते हैं, स्फुटन की क्रिया में सहायक होते हैं।
अंतर शोषण की क्रिया द्वारा अंकुरित जो बीज होते हैं वो जल का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। शुष्क फल एवं बीजाणुधानियों का स्फुटन भी किसके द्वारा होता है, अंतर शोषण के द्वारा ही होता है। और नए पादपों को या कई ऐसे पादप होते हैं जिनको पुनर्जीवन जो प्राप्त होता है वो जल स्नेही कॉलाइडलों के कारण ही क्या होता है, प्राप्त होता है। देखिए ये पार्ट लगभग समाप्ति की ओर है। बस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल, ठीक है, टॉपिक्स के रूप में कुछ प्रेशर्स बचे हुए हैं, उन पर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज जो हमने आपसे चर्चा की है वो जीवद्रव कुंचन क्या है, जीवद्रव विकुंचन क्या है, जीवद्रव कुंचन का प्रायोगिक प्रदर्शन कैसे किया जाता है, अंतर शोषण क्या है, अंतर शोषण को कौन से ऐसे कारक है जो सर्वाधिक रूप से प्रभावित करते हैं, और सबसे अंत में हमने बात की है अंतर शोषण का क्या महत्व है। तो इन सभी बिंदुओं पर आज हमने आपसे चर्चा की है। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप इसको बार बार मैं आपसे लगातार अपने वीडियोज में बोलता हुआ आ रहा हूँ कि भाई जिनको कोई टॉपिक या कोई बिंदु, कोई टीचिंग पॉइंट अगर समझ में नहीं आए तो वो बेफिक्र होकर के व्हाट्सएप पर मैसेज भेज करके वो अपना उत्तर प्राप्त कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है जान सकता है। ये हम बार बार कहते हुए आ रहे हैं, पर nobody asked me any question about all these chapters. Why? Such type questions will be arise in our mind. Why? Why do not ask me questions? I think all of you understand. I think all of you understand. If you will not ask me questions, I think you will understand. So I think this is very good job. This is very good task. Okay? Thank you very much. Till then, take care. Bye. Corona. Be safe and be happy at your home.